आज की क्लास में हम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्य, इसकी संरचना, सदस्यों की नियुक्ति, त्यागपत्र और सदस्य की योग्यताएं क्या होंगी, आयोग कैसे कार्य करेगा, उसकी शक्तियां क्या होंगी, सारी की सारी चीज़ें अनुसूचित जाति आयोग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की तरह हैं। तीनों आयोगों के लिए ये चीज़ें सेम ही हैं। लेकिन सबसे पहले हम इस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में ये जानने का प्रयास करेंगे कि इसके पीछे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी, किन परिस्थितियों में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में नाम से स्पष्ट है कि पहली जो बात है इसमें कि पिछड़ा वर्ग कौन सा होता है। तो कल भी हमने चर्चा की थी कि पिछड़े वर्ग में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। देखो, पहली जो बात आती है कि पिछड़ा वर्ग कौन होता है, तो पिछड़े वर्ग में अनुसूचित जाति भी आती है। पिछड़े वर्ग में एससी आएगी, अनुसूचित जाति आएगी, अनुसूचित जनजाति आएगी, शेड्यूल ट्राइब आएगी और पिछड़ी जातियां आएंगी। और कौन आएगा? पिछड़ी जातियां पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और पिछड़ी जातियां कौन सी, किस मामले में पिछड़ी हुई है? सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ी हुई जातियां पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आती हैं। सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ी हुई जातियां किस में आती हैं? पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आती हैं। तो कल भी मैंने आपको ये बताया था कि जो पिछड़ा वर्ग होते हैं उसमें ये तीनों जातियां आती हैं, एससी आ जाएगी, एसटी आ जाएगी और पिछड़ी जातियां आ जाएंगी। तो इन दो के लिए तो दो अलग अलग आयोग बने हुए हैं। एससी के लिए एससी आयोग बना हुआ है और एसटी के लिए एसटी आयोग बना हुआ है। इसी प्रकार जो पिछड़ी जातियां हैं इनके लिए भी एक आयोग बना हुआ है जिसका क्या नाम है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। और जो पिछड़ी जातियां होती हैं ये किस रूप में पिछड़ी होती हैं? सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ी हुई होती हैं। आपने हमारे संविधान का अनुच्छेद 15 देखा होगा। अनुच्छेद 15 में ये प्रावधान किया हुआ है कि राज्य के द्वारा सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए जातियों के लिए, सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ी जातियों के लिए तथा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष उपाय करेगा। इनके लिए राज्य क्या करेगा? विशेष उपाय करेगा। अनुच्छेद 15 में ये प्रावधान दिया हुआ है कि राज्य सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए तथा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कोई विशेष उपाय कर सकता है। भाई, विशेष उपाय का अर्थ है कोई छात्रवृत्ति दे देना, आरक्षण कर देना, हॉस्टल खोल देना, प्रवेश में आरक्षण दे देना, कई प्रकार की सुविधाएं सरकार के द्वारा या राज्य के द्वारा इन वर्गों के लिए जुटाई जा सकती हैं। और ऐसी कोई सुविधाएं राज्य प्रदान करता है तो वो किसी के मूल अधिकारों का हनन नहीं माना जाएगा, उसको असमानता नहीं माना जाएगा। ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 15 में किया हुआ है। हम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की पृष्ठभूमि जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत आपको ये अनुच्छेद 15 बताया है। अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि राज्य की राय में पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व अगर नौकरियों में कम है, राज्य की राय में पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व सेवाओं में अगर कम है तो राज्य उनको आरक्षण प्रदान कर सकता है। अनुच्छेद 16 में आरक्षण की बात की गई है। राज्य किसको आरक्षण देगा? पिछड़े वर्गों को देगा। कब देगा? जब राज्य को ये लगेगा कि राज्य के अंतर्गत जो नौकरियां हैं, सेवाएं हैं, वहां पे पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व कम है, उनके कम लोग नौकरियों में हैं, तो राज्य उनके लिए आरक्षण दे सकता है। ठीक है, ये हमारे मूल अधिकार में कही गई बातें हैं। इसी प्रकार अनुच्छेद 46 में जो हमारे डीपीएसपी हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं, उनके अंतर्गत भी ये कहा गया है कि राज्य अनुसूचित जाति, जनजाति और कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा।
वहां भी राज्य के लिए कर्तव्य आरोपित किया गया है कि वो कमजोर वर्गों, पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षिक और आर्थिक हितों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। इसी प्रकार अनुच्छेद 340 में एक प्रावधान और किया गया है। अनुच्छेद 340 में यह प्रावधान किया गया है कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों की स्थिति की जांच के लिए, उनकी कठिनाइयों की जांच के लिए और समाधान के लिए, भाई वो कौन सी परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे हैं, उनके सामने क्या कठिनाइयां हैं, इनकी जांच के लिए और इनके समाधान के लिए राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेगा। जांच और समाधान के लिए राष्ट्रपति क्या करेगा? एक आयोग का गठन करेगा। तो ये संवैधानिक प्रावधान इनके लिए दिए हुए हैं। अब ये सारी बातों में कौन लोग आ रहे हैं? सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से अनुच्छेद 16 में पिछड़े वर्गों के लोग आ रहे हैं। अनुच्छेद 340 में भी आयोग की बात की गई है, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों की स्थितियों की जांच के लिए, यानी वो किन कंडीशन में रह रहे हैं, उनके सामने कठिनाइयां क्या हैं, उनकी जांच करना और उसके समाधान करने के लिए राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वो एक आयोग का गठन करेंगे जो उनकी कठिनाइयों का समाधान करेंगे, उनके विकास के लिए सिफारिशें देंगे। पहला सवाल ये उठता है कि अनुच्छेद 15 के अंतर्गत जो विशेष उपाय करेंगे वो किसके लिए करेंगे? अनुच्छेद 16 के अंतर्गत जो आरक्षण देंगे वो किसको देंगे? तो पिछड़े वर्गों को देंगे। अब सवाल ये उठता है कि पिछड़े वर्ग कौन से हैं? तो जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग हैं। तो अब तीसरा सवाल ये उठता है कि भाई सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग कौन हैं, इनकी पहचान कैसे होगी, कौन कौन सी जातियां इसमें शामिल होंगी, कौन से वर्ग इसमें शामिल होंगे। तो इसके लिए, इसका समाधान करने के लिए अनुच्छेद 340 में प्रावधान किया गया है कि ऐसे कौन से वर्ग और जातियां हैं जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ी हुई हैं। इनकी जांच करने के लिए राष्ट्रपति क्या करेगा? एक आयोग का गठन करेगा। हम किन्हीं वर्गों की समस्याओं के समाधान करने के लिए कोई उपाय तो करना चाहते हैं, लेकिन पहले ये तो पता होना चाहिए कि हम किसके लिए उपाय कर रहे हैं। कौन कौन सी ऐसी जातियां हैं, कौन कौन से ऐसे वर्ग हैं जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले इनकी पहचान करनी आवश्यक है। इनकी पहचान करने के बाद में राज्य कोई विशेष उपाय कर सकता है। राज्य किसी को आरक्षण देगा तो कैसे देगा? पहले पहचान तो होनी चाहिए ना, कौन से लोग पिछड़ी हुई वर्ग से संबंधित हैं, कौन सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। तो इसकी पहचान करने के लिए ही राष्ट्रपति को अनुच्छेद 340 के अंतर्गत ये अधिकार दिया गया है कि वो एक आयोग का गठन करेंगे। तो राष्ट्रपति ने आयोग का गठन किया। सबसे पहला जो आयोग का गठन किया था राष्ट्रपति ने, वो काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया था। लेकिन इसके साथ ही दूसरा सवाल यह खड़ा होता है कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा होने का क्या अर्थ होता है? भाई पिछड़े वर्ग में कौन कौन लोग शामिल होंगे ये तो कौन बताएगा? राष्ट्रपति के द्वारा आयोग का गठन किया जाएगा, वो बताएगा। लेकिन पहले सामाजिक पिछड़ापन क्या होता है, शैक्षिक पिछड़ापन क्या होता है, इसके बारे में अपन जान लेते हैं। तो आप जानते हो भारत में जो समाज है वो जातिगत आधार पर बटा हुआ है। तो समाज की जो जातिगत व्यवस्था है उसमें सबसे नीचे जो जातियां आती हैं, जो जातियां सामाजिक व्यवस्था में सबसे निम्न स्तर पर आती हैं, उनको क्या बोलते हैं? सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई जातियां बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि समाज व्यवस्था में जो जातियों का पदानुक्रम है, उस पदानुक्रम में सबसे नीचे जो जातियां आती हैं उनको ऐतिहासिक रूप से भेदभाव का शिकार होना पड़ा था। उच्च जातियों के द्वारा उन जातियों के साथ भेदभाव किया जाता था, सौतेला और दोहरा व्यवहार उनके साथ किया जाता था। उनको सामाजिक समारोह में नहीं बुलाया जाता था, उनके घर ऊंची जाति के लोग नहीं जाते थे, अपने घर उनको नहीं बुलाते थे, उनके हाथ का खाना पीना नहीं करते थे। इस प्रकार का भेदभाव जाति व्यवस्था में नीचे आने वाली जातियों के साथ किया जाता था। तो सामाजिक व्यवस्था में जो जातियां निम्न स्तर पर थी वो सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई जातियां हो गई। उन जातियों को सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ मानते हैं, और जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए थे उनको समाज में ऐसे काम दे दिए गए
ऐसे काम उनसे करवाने लगे जिससे उनको शिक्षा के अवसर कम मिले। वे जाति व्यवस्था में जो जातियां नीचे आती थी उनको पढ़ने लिखने के अवसर ज़्यादा नहीं मिलते थे। उनसे समाज में जो निम्न समझे जाने वाले कार्य थे वो करवाए जाते थे। इसके कारण सामाजिक रूप से पिछड़ा होने के कारण वो शिक्षा के अवसर भी उनको कम मिले, और शिक्षा के अवसर कम मिले तो वो पढ़ाई लिखाई का काम भी उनसे नहीं हो पाया। तो जब पढ़े लिखे नहीं थे तो शैक्षिक रूप से पिछड़ गए, है ना। तो जो सामाजिक रूप से पिछड़े थे उनको पढ़ाई लिखाई के अवसर नहीं मिले, इसलिए वो क्या हो गए, शैक्षिक रूप से पिछड़ गए। तो जो सामाजिक रूप से भी पिछड़ा था तो वो शैक्षिक रूप से पिछड़ा हो गया, और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा होने के कारण आर्थिक रूप से भी वो पिछड़ गए। तो ये सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन का अर्थ होता है। लेकिन अब सवाल फिर भी वही है कि सामाजिक और शैक्षिक पिछड़े वर्ग में कौन कौन लोगों को शामिल करेंगे, कौन कौन सी जातियां इन वर्गों के अंतर्गत शामिल मानी जाएंगी। इसके लिए हमारे संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि आप एक आयोग का गठन कीजिए, और वो आयोग तय करेगा कि कौन कौन सी जातियां पिछड़े हुए वर्ग के अंतर्गत शामिल होती हैं। तो राष्ट्रपति ने आयोग का गठन किया। तो देखिए राष्ट्रपति ने आयोग का गठन कब किया। राष्ट्रपति ने सबसे पहले 1953 में काका कालेलकर आयोग का गठन किया था। और इस आयोग का गठन राष्ट्रपति ने क्यों किया था, पिछड़ेपन की पहचान के लिए, कि कौन सी जातियां, कौन से लोग पिछड़े वर्गों में शामिल होंगे, कौन कौन से लोग, कौन कौन सी जातियां पिछड़ापन का शिकार हैं। तो काका कालेलकर आयोग का गठन क्यों किया गया था, पिछड़ेपन की पहचान करने के लिए। किसके लिए किया गया था, पिछड़ेपन की पहचान करने के लिए, कि कौन लोग पिछड़े वर्ग में शामिल हैं, कौन लोग पिछड़े वर्ग में शामिल नहीं हैं। इसकी पहचान करने के लिए काका कालेलकर आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा 1953 में किया गया था। क्योंकि अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए विशेष उपाय किए जाएंगे। तो पहले ये तो पता होना चाहिए कि पिछड़े वर्ग में हैं कौन लोग, कौन सी जातियां हैं। क्योंकि भारत में जो समाज के विभाजन का पुराना तरीका है वो जातिगत आधार पर भारत का विभाजन किया गया है, और आधुनिक तरीका क्या है, आर्थिक आधार पर किया गया, जिसको हम वर्ग बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। तो पहले ये तो पता हो कि कौन सी जातियां, कौन से वर्ग पिछड़े वर्ग में शामिल होते हैं। तो इसी की पहचान करने के लिए अनुच्छेद 340 में जो अधिकार दिए गए हैं राष्ट्रपति को, उनका प्रयोग करते हुए काका कालेलकर आयोग का गठन 1953 में किया गया था। और इसका काम क्या था कि पिछड़ेपन की पहचान करें कि कौन लोग पिछड़े वर्ग में आते हैं, कौन लोग पिछड़े वर्ग में नहीं आते हैं। तो काका कालेलकर ने अपनी जो रिपोर्ट दी उसमें कहा कि पिछड़ेपन का एकमात्र आधार जाति नहीं हो सकता। काका कालेलकर ने क्या कहा था कि पिछड़ेपन का एकमात्र आधार जाति नहीं हो सकता, पिछड़ेपन का एकमात्र आधार जाति नहीं हो सकता। एक बात तो इन्होंने ये कही, यानी पिछड़ी जाति को पिछड़ा वर्ग इन्होंने नहीं माना था। दूसरी बात इन्होंने कही कि सभी महिलाएं क्या हैं, पिछड़े वर्ग में शामिल हैं, सभी महिलाएं क्या हैं, पिछड़े वर्ग में शामिल की जाएंगी, सभी महिलाएं पिछड़ी हुई हैं, ये पिछड़े वर्ग में शामिल होंगी। दूसरी बात इन्होंने ये कही थी। लेकिन काका कालेलकर के द्वारा जो पिछड़ापन का पहचान करने का इनको कार्य दिया गया था, तो उस कार्य के अंतर्गत ये आयोग अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा था कि कौन सी जाति, कौन से वर्ग पिछड़ेपन के शिकार हैं। यानी ये आयोग अपने अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा, तो इसकी रिपोर्ट को भी सरकार के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। तो पहला जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना था, पिछड़ा आयोग बना था, वो काका कालेलकर आयोग बना था। क्यों बना था? क्योंकि पिछड़ेपन की पहचान करने के लिए बना था। पिछड़ेपन की पहचान क्यों करनी थी? क्योंकि सरकार को पिछड़े हुए वर्गों के लिए विशेष उपाय करने थे, उनको आरक्षण देना था। तो पहले ये पता होना चाहिए कि कौन लोग पिछड़े वर्ग में शामिल हैं। तो क्या आयोग ने अपना काम पूरा कर दिया था क्या? नहीं, आयोग के द्वारा कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला गया, इसलिए आयोग की रिपोर्ट को सरकार ने स्वीकार नहीं किया, इसलिए आयोग की रिपोर्ट स्वीकार नहीं की गई। ठीक है, तो ये पहला आयोग पिछड़ा वर्ग का बना था।
उसके बाद में दूसरा आयोग बना था बीपी मंडल की अध्यक्षता में, जो भारत में जनता पार्टी की सरकार बनी थी 1977 में आपातकाल के बाद में। तो उस सरकार ने पिछड़े वर्गों का समर्थन प्राप्त करने के लिए एक आयोग का गठन किया था। हालांकि इस आयोग का गठन तो राजनीतिक कारणों से किया गया था, क्योंकि पिछड़े वर्गों की जनसंख्या लगभग 50% थी। तो जिस पार्टी को भी पिछड़े वर्गों का समर्थन प्राप्त होगा वो सत्ता में आराम से आएगी। तो इस कारण इस आयोग का गठन किया गया था। और इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल थे। बीपी मंडल का पूरा नाम है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। बीपी मंडल का पूरा नाम क्या है? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। एक बार ये भी प्रश्न पूछा था किसी परीक्षा में कि बीपी मंडल में बीपी का क्या नाम है पूरा? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। ये बिहार के मुख्यमंत्री थे जिनकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया था। तो दूसरा जो आयोग बना था पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए, पहला आयोग तो काका कालेलकर था जो 1953 में बना था। 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। और दूसरा जो आयोग बना वो बीपी मंडल की अध्यक्षता में बना था और इनका पूरा नाम बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल था। आयोग का गठन किस लिए किया गया था? वही पिछड़ेपन की पहचान करने के लिए कि कौन सी जातियां, कौन से वर्ग पिछड़े वर्ग में शामिल हैं। पिछड़ेपन की पहचान करने के लिए इस आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। तो क्या इस आयोग ने पिछड़ेपन की पहचान की? क्या और की तो किस आधार पर की? इस आयोग ने पिछड़ेपन के लिए 3-4 सूचकों का प्रयोग किया था। इन्होंने सामाजिक सूचक का प्रयोग किया था कि उस जाति या वर्ग की सामाजिक स्थिति क्या है। सामाजिक शैक्षिक आधार का इन्होंने प्रयोग किया। शैक्षिक आधार पर इन्होंने पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए इस आयोग ने पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए 4 सूचकों का प्रयोग किया था, जिसमें इन्होंने सामाजिक सूचक का प्रयोग किया था, शैक्षिक सूचक का भी प्रयोग किया था, आर्थिक सूचक के आधार पर भी इन्होंने पिछड़ेपन की पहचान की थी, आर्थिक और राजनीतिक आधार पर। यानी इन्होंने जो पिछड़े वर्गों की पहचान की थी वो किस आधार पर की थी कि उन वर्गों की सामाजिक स्थिति क्या है, शैक्षिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या है, राजनीति में इनके कितने लोगों का प्रतिनिधित्व है, कौन कौन है ना। इन 4 आधारों पर इन्होंने क्या किया था? पिछड़े वर्गों की पहचान की थी। और इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला था कि जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं वही पिछड़े वर्ग के लोग हैं। पिछड़ी जाति ही पिछड़ा वर्ग है। इन्होंने ये अंतिम निष्कर्ष निकाला था। और इन्होंने ये अंतिम निष्कर्ष कैसे निकाला था? उसके लिए इन्होंने इन 4 सूचकों का प्रयोग किया था। इसके आधार पर इन्होंने कहा कि पिछड़ी जाति के लोग ही क्या है? पिछड़े वर्ग हैं। और इन्होंने एक सिफारिश और दी कि जो पिछड़े वर्ग हैं उनको नौकरियों में 27% आरक्षण मिलना चाहिए। ये सिफारिश भी इस आयोग के द्वारा दी गई थी कि पिछड़े वर्गों को कितने % आरक्षण मिलना चाहिए नौकरियों में? 27% नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिए। ये सिफारिश इस आयोग के द्वारा की गई थी। तो इस आयोग का गठन जनवरी 1979 में हुआ था और दिसंबर 1980 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। जब तक इस आयोग के द्वारा रिपोर्ट दी गई थी, जिस सरकार ने इसका गठन किया था वो सरकार जा चुकी थी, वो सरकार गिर चुकी थी और कांग्रेस की सरकार आ गई थी। क्योंकि 1980 में इंदिरा गांधी के आपातकाल के बाद में वापसी हुई थी तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। तो इस आयोग की जो रिपोर्ट थी कि पिछड़ा वर्गों को नौकरियों में 27% आरक्षण देना चाहिए, वो रिपोर्ट लागू नहीं हो पाई। उसके बाद में 1990 में जो दूसरी गैर कांग्रेसी सरकार थी, जनता दल की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह। पहली जो गैर कांग्रेसी सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार थी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। उन्होंने तो बीपी मंडल आयोग की स्थापना की थी, लेकिन इसकी रिपोर्ट आने से पहले ही वो जा चुके थे। दूसरी जो गैर कांग्रेसी सरकार थी, जनता दल की सरकार, जिसके प्रधानमंत्री कौन थे? वीपी सिंह।
इन्होंने इस मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू कर दिया। वीपी सिंह के द्वारा अगस्त 1990 में मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी। कब की वीपी सिंह के द्वारा मंडल आयोग की रिपोर्ट? अगस्त 1990 में। और इस आयोग में कहा गया था कि जो पिछड़े वर्ग है उनको 27% नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में वीपी सिंह की सरकार भी चली गई थी और कांग्रेस की सरकार आ गई थी जिसके प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। तो नरसिम्हा राव ने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई 10% आरक्षण हम आर्थिक आधार पर भी देंगे। 10% आरक्षण किस आधार पर देंगे? आर्थिक आधार पर। यानी वर्तमान में जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया गया है वो पहली बार किसके द्वारा दिया गया था? पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा दिया गया। और इधर पिछड़े वर्गों को यानी बैकवर्ड क्लास, ओबीसी बोलते हैं जिसको, अदर बैकवर्ड क्लास, उसको 27% आरक्षण दिया जा चुका था। तो इन दोनों मामलों को न्यायालय में चुनौती दी गई थी और जिस नाम से इस आरक्षण को चुनौती दी गई थी उसको हमें इंदिरा शाहनीवाद के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इंदिरा शाहनीवाद। इंदिरा शाहनीवाद में इस आरक्षण को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई और इस वाद को लोकप्रिय रूप से मंडलवाद के नाम से जानते हैं। तो इंदिरा शाहनीवाद में इस आरक्षण को न्यायालय में चुनौती दी गई। तो न्यायालय ने क्या कहा? न्यायालय ने कहा कि भाई जो पिछड़ापन है ना, वो पिछड़ापन सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन होगा। पिछड़ापन का न्यायालय ने अर्थ बताते हुए क्या कहा था कि पिछड़ापन का अर्थ है सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन। सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन बताया। हालांकि न्यायालय ने इस आरक्षण को तो क्या कर दिया? अवैध घोषित कर दिया था। इस आरक्षण को न्यायालय ने क्या मान लिया था? वैध मान लिया। और न्यायालय ने पिछड़ापन का अर्थ क्या बताया? जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं। और न्यायालय ने यह बात भी कही थी कि जो पिछड़े वर्ग में जो लोग शामिल हैं, पिछड़े वर्ग में जो जातियां शामिल हैं, उनमें जिन लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी है उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। और पिछड़ी जातियों में जिन लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी है उन लोगों को किस श्रेणी का मानते हैं? क्रीमी लेयर का श्रेणी का मानते हैं और उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो क्रीमी लेयर की जो अवधारणा है उस अवधारणा को इंदिरा शाहनीवाद में उच्चतम न्यायालय ने दिया था। तो क्रीमी लेयर का मतलब क्या है? भाई पिछड़ी जातियों के जो लोग हैं वो सारे लोग पिछड़े हुए नहीं हैं, उनमें से कुछ लोग आर्थिक रूप से अच्छी स्थिति में हैं, उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा और उनको क्या मानते हैं? क्रीमी लेयर वर्ग का मानते हैं। तो जब आप ओबीसी का सर्टिफिकेट देखते हो, जातीय प्रमाण पत्र देखते हो, तो उसमें नीचे लिखा हुआ आता है कि ये क्रीमी लेयर का है या नहीं है। तो पिछड़ी जातियों में ऐसी जातियां जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं। तो क्रीमी लेयर की अवधारणा किसने दी थी? उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा शाहनीवाद में दी थी और कहा कि उन वर्गों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तभी से क्रीमी लेयर की अवधारणा आ गई और जो पिछड़ी जातियों की उच्च आर्थिक स्तर वाले लोग हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। और दूसरा, इस वाद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भाई एक स्थायी आयोग का गठन कीजिए जो ये तय करेगा कि कौन पिछड़े वर्ग में शामिल है, कौन पिछड़े वर्ग में शामिल नहीं है। इंदिरा शाहनीवाद में उच्चतम न्यायालय ने एक स्थायी आयोग गठन करने की बात कही थी जो क्या करेगा? उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कौन व्यक्ति पिछड़े वर्ग में शामिल हैं, कौन व्यक्ति पिछड़े वर्ग में शामिल नहीं है, यानी सूची में शामिल करना और सूची से नाम बाहर निकालना, ये काम कौन करेगा? ये जो आयोग बनेगा ये काम करेगा। ये आयोग क्या काम करेगा? पिछड़े वर्ग की सूची में जातियों को डालना और उनको बाहर निकालने का कार्य करेगा कि कौन लोग पिछड़े वर्ग में शामिल हैं उनको सूची में शामिल कर देगा, कौन लोग पिछड़े वर्ग की सूची में बाहर हैं उनको बाहर कर देगा। ये कार्य कौन करेगा? इंदिरा शाहनीवाद ने कहा कि इसके लिए एक स्थायी आयोग बनाया जाएगा, वो आयोग ये कार्य करेगा। तो जो तीसरा आयोग यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 1993 का, ये आयोग उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद में बनाया गया था। यानी पहले दो आयोग तो सरकार ने खुद बनाए थे, राष्ट्रपति ने खुद ही गठित किए थे, और तीसरा जो आयोग बना था वो इंदिरा शाहनीवाद के निर्णय के उपरांत बना था। और इस आयोग का क्या कार्य था? इस आयोग के कार्य यही था कि कौन वर्ग
कौन सी जातियां पिछड़े वर्ग में शामिल हैं, कौन सी जातियां पिछड़े वर्ग से बाहर जानी चाहिए, इसके ऊपर ये निर्णय करेगा। और दूसरा इसका महत्वपूर्ण कार्य था कि क्रीमीलेयर की सीमा निर्धारित करना। दूसरा कार्य क्या था? क्रीमीलेयर की सीमा निर्धारित करना। पहला कार्य तो इसका यह था कि पिछड़े वर्गों की सूची का निर्माण करना, पिछड़े वर्गों की सूची का निर्माण करना। पिछड़े वर्गों की सूची में जातियों को शामिल करना और पिछड़े वर्गों की सूची से जातियों को बाहर करने का काम इसका पहला था। और दूसरा काम था इसका क्रीमीलेयर की सीमा निर्धारित करना, क्रीमीलेयर की सीमा निर्धारित करना। ये दो काम इस आयोग को दिए गए थे। कौन से आयोग को? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जो कि मंडल आयोग में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय के बाद में बना था। सुप्रीम कोर्ट खुद ने कहा था कि एक स्थायी सांविधिक आयोग का निर्माण कीजिए। तो ये आयोग था, ये किस प्रकार का आयोग था? ये आयोग एक सांविधिक आयोग ही था और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि एक स्थायी सांविधिक आयोग का गठन कर दीजिए। सांविधिक आयोग होने का मतलब है इसका निर्माण संसदीय विधि के द्वारा किया गया था और इस आयोग के लिए 1993 में संसद के द्वारा अधिनियम का निर्माण किया गया था, विधि का निर्माण किया गया था और उस विधि का क्या नाम है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993। क्योंकि इस आयोग का गठन संसदीय विधि के द्वारा किया गया था तो इसलिए इस आयोग को क्या बोलते हैं? सांविधिक आयोग बोलते हैं। और दूसरा इस आयोग का कार्य था क्रीमीलेयर की सीमा का निर्धारण करना कि कितनी आय वाले लोगों को क्रीमीलेयर में माना जाएगा, कितनी आय से कम वाले लोगों को क्रीमीलेयर की सूची में नहीं माना जाएगा। तो क्रीमीलेयर की सीमा का निर्धारण करना, जैसे पहले 6 लाख था कि 6 लाख से जिनकी आय ज्यादा है उनको क्रीमीलेयर की सीमा में माना जाएगा, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। फिर 8 लाख कर दिया इस आयोग की सिफारिश पर। पहले क्रीमीलेयर की सीमा को 6 लाख किया गया था कि 6 लाख से ज्यादा आय वाले व्यक्ति क्रीमीलेयर की सीमा में आएंगे, उनको क्रीमीलेयर कहेंगे, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। फिर उस 6 लाख की आय सीमा को बढ़ाकर 8 लाख कर दिया, कहा कि जिन लोगों की आय 8 लाख से ऊपर होगी वो क्रीमीलेयर में आएंगे, उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब है क्रीमीलेयर की सीमा का निर्धारण इस आयोग की सिफारिश के द्वारा ही किया जाता है। और ये आयोग सिफारिश किसको देता है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को देता है। वो फिर अंतिम निर्णय लेता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को ये सलाह देता है। तो इस प्रकार ये तीसरा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना था जो एक सांविधिक आयोग था। अब सवाल ये उठता है कि फिर ये चौथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? 3 यहाँ पे आयोग बन गए, चौथा बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? पहला आयोग आप जानते हो राष्ट्रपति ने बनाया लेकिन अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा। और दूसरा आयोग भी राष्ट्रपति के द्वारा बनाया गया था 1979 में। इन्होंने कहा कि पिछड़ी जातियां पिछड़े वर्ग हैं, इन्होंने आरक्षण के लिए सिफारिश दी थी। और फिर आरक्षण का मामला जब कोर्ट में गया तो तीसरा आयोग कोर्ट के निर्णय के आधार पर बना था। तो फिर चौथा क्यों बना, इसकी कहाँ आवश्यकता पड़ गई थी? तो इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि तीसरा जो पिछड़ा वर्ग आयोग था उसके पास ये जो कार्य है कि पिछड़े वर्गों की सूची का निर्माण करना, तो ये सूची का कौन सी सूची का निर्माण करता था? केंद्र की सूची का निर्माण करता था या राज्य की सूची का निर्माण करता था? तो ये जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है ये केंद्रीय सूची का निर्माण करता था। केंद्रीय सरकार के अंतर्गत जो सूची होती थी उसका निर्माण करता था। राज्यों की सूची का निर्माण का अधिकार राज्यों के पास था। तो कई बार इनके कार्य से विरोधाभास होता था। एक जाति राज्य सूची के अंतर्गत तो पिछड़ा वर्ग में शामिल मानी जाती है, जबकि केंद्रीय सूची में वो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत नहीं आती है। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है राजस्थान में धौलपुर और भरतपुर के जाट केंद्रीय सूची में पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत नहीं आते हैं, राज्य सूची में वो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में जो जाट हैं वो केंद्रीय सूची में पिछड़ा वर्ग में नहीं आते, जबकि उत्तर प्रदेश की राज्य सूची के अंतर्गत वो पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार इस आयोग के कार्यों के कारण राज्य और केंद्रीय सूची थी जो पिछड़े वर्गों की, उसमें विरोधाभास की स्थिति आ गई।
जिसके कारण आरक्षण के मामले में विवाद होने शुरू हो गए। तो उन विवादों का समाधान करने के लिए, विवादों को खत्म करने के लिए एक नया आयोग बनाया गया और इस आयोग का भी क्या नाम है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। और इस आयोग का निर्माण इसलिए भी किया गया था क्योंकि यहाँ पे जो आयोग था इसका काम तो यही था कि पिछड़े वर्गों की सूची का निर्माण करना, पिछड़ी जातियों को सूची में डाल देना, उससे बाहर कर देना, बाकी इस आयोग के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता था। इसलिए फिर 2018 में 102वें संविधान संशोधन के द्वारा एक नया आयोग बनाया गया और इस आयोग का स्वरूप वैसा ही था जैसे अनुसूचित जाति आयोग का था, अनुसूचित जनजाति आयोग का था और वही कार्य इस आयोग को सौंपे गए थे। तो अब ये आयोग सिर्फ पिछड़े वर्गों की सूची का निर्माण का कार्य नहीं करता है, वो कार्य इस आयोग से छीन लिया गया और वो किसको दे दिया गया, राष्ट्रपति को दे दिया। और राष्ट्रपति के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है फिर उस जाति को संसद के संशोधन के द्वारा पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल कर लिया जाता है। जैसे किसी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने का कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और संसद उसमें संशोधन करती है सूची में, इसी प्रकार का कार्य इस आयोग को दे दिया गया। अब वर्तमान में किसी पिछड़े वर्ग में शामिल करने के लिए सूची का निर्माण इस आयोग के द्वारा नहीं किया जाता है। वर्तमान में कौन ये डिसाइड करता है कि कोई जाति पिछड़े वर्ग में शामिल है या नहीं है, तो वर्तमान में राष्ट्रपति निर्धारित करता है। तो वर्तमान में इस आयोग के द्वारा पिछड़े वर्गों में जातियों को शामिल करना और पिछड़े वर्ग से जातियों को बाहर निकालने का कार्य इस आयोग के द्वारा नहीं किया जाता है। वर्तमान में ये कार्य किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और संसद उसमें संशोधन करती है। जैसे किस जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करना है, नहीं करना है, राष्ट्रपति निर्धारित करता है और संसद उसमें संशोधन करती है। उसी प्रकार का कार्य पिछड़ी जातियों को पिछड़े वर्ग में शामिल करने के लिए राष्ट्रपति को सौंप दिया गया है। तो वर्तमान में जो आयोग बना है इसका कार्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कार्य करना है। पिछड़े वर्गों के जो संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं उनका प्रभावी क्रियान्वयन करवाना है। पिछड़े वर्गों के लोगों के अधिकारों के हनन से संबंधित जो शिकायतें आती हैं उनका जांच का कार्य ये करता है। पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनके विकास के लिए सिफारिशें राष्ट्रपति को देता है। यानी जो कार्य इस आयोग के थे वो कार्य अब इस आयोग को नहीं दिए गए हैं। इस आयोग के पास जो कार्य था कि पिछड़े वर्गों की सूची का निर्माण करना, वो कार्य अब कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अब किसी जाति को पिछड़े वर्ग में शामिल करना या नहीं करना निर्णय कौन करता है, राष्ट्रपति करता है और फिर संसद उसमें सूची में संशोधन करके उस सूची का अंतिम रूप से निर्माण करती है। तो अब ये जो आयोग बना है इस आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। और संवैधानिक दर्जा क्यों दे दिया, क्योंकि 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा अनुच्छेद 338 बी एक नया अनुच्छेद संविधान में जोड़ दिया गया और वहां इस आयोग के प्रावधान कर दिए गए और इस आयोग के वर्तमान में संरचना, कार्य सारे के सारे अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की तरह ही हैं। अब ये आयोग भी पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए कार्य करता है, उनके संवैधानिक प्रावधानों की रक्षा के लिए कार्य करता है, उनके लिए आर्थिक और सामाजिक विकास की नीति निर्माण में परामर्श देता है। इस आयोग के जो कार्य थे वो इस आयोग के कार्य अब नहीं है। तो इसलिए ये 4 प्रकार के आयोगों का निर्माण अब तक किया गया है। तो ये आयोग तो राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा गठित किया, ये भी राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा गठित किया गया था। ये आयोग कैसा था, ये आयोग सांविधिक आयोग था। ये आयोग कैसा था, सांविधिक आयोग। और ये आयोग कैसा था, संवैधानिक आयोग, क्योंकि इस आयोग का प्रावधान अब कहाँ कर दिया, इस आयोग को अब संविधान के अंतर्गत जोड़ दिया। और कहाँ जोड़ दिया, अनुच्छेद 338 बी के अंतर्गत। तो इसलिए इस आयोग का दर्जा कैसा हो गया, संवैधानिक आयोग हो गया।
ये सांविधिक आयोग था क्योंकि ये संसदीय अधिनियम के द्वारा 1993 में बनाया गया था। और ये दोनों आयोग न तो संवैधानिक आयोग थे न ये सांविधिक आयोग थे, यानी न तो इनके प्रावधान दोनों के संविधान में थे न दोनों आयोगों को संसदीय विधि के द्वारा बनाया गया था। इसलिए ये दोनों आयोग की प्रकृति कैसी थी? गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक। गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक, इन दोनों आयोगों की प्रकृति ये थी। यानी ये दोनों आयोग न तो संविधान में थे और न ये किसी विधि में इनका प्रावधान था, इसलिए इनको गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक आयोग बोलते हैं। तो अब मैं ये समझता हूं कि ये चारों आयोग की हिस्ट्री आपको पता हो गई होगी, किन परिस्थितियों में इन आयोग का निर्माण किया गया था। तो अब हम चलेंगे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज। भाई इसका पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज, ये इसका पूरा नाम है। NCBC, इसको क्या बोलते हैं? NCBC, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। और ये NCBC किसके लिए है? सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए जो आयोग है उसको क्या बोलते हैं? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज। किसके लिए बनाया गया ये आयोग? सामाजिक और शैक्षिक पिछड़े वर्गों के लिए। सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए इस आयोग का गठन किया गया है। ठीक, अब हम देखेंगे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग या NCBC की संरचना और इसके कार्य। तो ये जो इसकी संरचना है, सारी नियुक्ति, कार्यकाल, ये सारे के सारे प्रावधान कैसे हैं? जैसे मैंने आपको अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के बताए, सेम टू सेम वही चीजें हैं। देखो कैसे हैं भाई। संरचना में क्या है? एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 सदस्य होंगे। यानी ये आयोग भी क्या है? 5 सदस्यीय आयोग है। नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। जो बातें SC ST आयोग की हैं वही बातें इसकी हैं। अब इन सदस्यों की और अध्यक्ष की योग्यता क्या होनी चाहिए? ये जो अध्यक्ष होता है वो सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग से संबंधित होना चाहिए। सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग से संबंधित होना चाहिए और प्रतिष्ठित सामाजिक राजनीतिक व्यक्ति होना चाहिए। प्रतिष्ठित सामाजिक या राजनीतिक व्यक्ति होना चाहिए। यानी कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो पिछड़े वर्गों से तो संबंधित हो, जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग से संबंधित हो और इस वर्ग का प्रतिष्ठित कोई सामाजिक व्यक्ति हो, राजनीतिक व्यक्ति हो। वो तो क्या बनेगा? इसका अध्यक्ष बनेगा और ये योग्यता है इसकी। और दूसरे जो अध्यक्ष और दूसरे जो उपाध्यक्ष और सदस्य हैं, जो उपाध्यक्ष हैं और जो सदस्य हैं, इनकी क्या योग्यता होनी चाहिए? भाई इनमें से 2 व्यक्ति तो ऐसे होने चाहिए जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग से संबंधित रखते हैं। सामाजिक पिछड़े वर्ग से संबंधित होते हैं, इन्हीं वर्गों से होते हैं। और एक क्या होनी चाहिए? सदस्य या उपाध्यक्ष में से एक महिला होनी चाहिए। और एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसको सामाजिक और शैक्षिक पिछड़े वर्गों का विशेष ज्ञान हो। इस प्रकार के जो व्यक्ति होंगे वो इस आयोग के उपाध्यक्ष बन सकते हैं और सदस्य बन सकते हैं। यानी एक तो महिला होगी, 2 व्यक्ति जरूर ऐसे होंगे जो इसी वर्ग से संबंधित हों और एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिनको सामाजिक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों से संबंधित ज्ञान हो, वो व्यक्ति इसके अध्यक्ष और सदस्य होंगे। तो ये इसकी योग्यताएं होती हैं। फिर त्यागपत्र किसको देते हैं? भाई ये अध्यक्ष और सदस्य त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। कार्यकाल कितना होता है? त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। कार्यकाल राष्ट्रपति तय करता है और कितना कार्यकाल है? 3 वर्ष है। और आयोग की प्रक्रिया कौन निर्धारित करेगा? स्वयं आयोग करेगा। आयोग अपना प्रतिवेदन किसको देगा? आयोग अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देगा।
भाई आयोग के द्वारा साल भर में जो कार्य किया जाता है, जो इनके द्वारा सिफारिशें दी जाती हैं, है ना, वो सारी रिपोर्ट ये किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। और राष्ट्रपति क्या करेगा? इनकी सिफारिशों पर जो कार्यवाही की गई है, यानी इनकी सिफारिशों पर जो एक्शन लिया गया है, उसको क्या बोलते हैं? एटीआर बोलते हैं, एक्शन टेकन रिपोर्ट, कार्यवाही रिपोर्ट। उस कार्यवाही रिपोर्ट के ज्ञापन सहित राष्ट्रपति इस आयोग की प्रतिवेदन को कहाँ रखेगा? संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखेगा। संसद में जो दोनों सदन है, दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में रख देगा। ठीक है, तो आयोग अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति उस आयोग की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई, क्या नहीं की गई, सारी रिपोर्ट संसद के सदन के समक्ष रखता है। अगर आयोग की किसी सिफारिश को नहीं माना जाता है तो उस सिफारिश का नहीं मानने का कारण भी संसद को बताया जाता है। तो सारी जो प्रक्रिया है, सारी संरचना वैसी है जैसी SC/ST आयोग की है। और अब इसके जो कार्य हैं, ये कार्य भी वैसे के वैसे हैं जैसे SC/ST आयोग के थे। तो इनको भी एक बार देख लेते हैं, कार्यों का भी दौरान हो जाएगा। बाकी सारी जो प्रक्रिया है वैसी है। और इनकी सेवा शर्तें कौन निर्धारित करेगा? राष्ट्रपति ही निर्धारित करेगा। तो आइए देखते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी NCBC, इसको क्या बोलते हैं? NCBC, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज। और बैकवर्ड क्लासेज कौन? जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ी हुई वर्ग होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? पिछड़े वर्ग बोलते हैं। तो इनके जो कार्य हैं वो क्या हैं? पहला कार्य वैसा ही है जैसे SC/ST आयोग का है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का पहला जो कार्य है वो क्या है? सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की संविधान में जो रक्षा उपाय किए गए हैं, संविधान में और किसी विधि में उनके हितों की सुरक्षा के लिए जो प्रावधान किए गए हैं ना, उन प्रावधानों की ये आयोग क्या करता है? निगरानी करता है, उनकी जांच करता है और उन प्रावधानों को कितना क्रियान्वित करवाया गया है या नहीं करवाया गया है इसका मूल्यांकन करता है। क्या करता है? संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करता है। जैसे पिछड़े वर्गों के लिए जो आरक्षण दिया गया है, क्या वो सही तरीके से लागू किया जा रहा है? किसी राज्य में आरक्षण नहीं दिया जा रहा तो क्यों नहीं दिया जा रहा? कितनी सीटें उनकी हैं, कितनी उनके द्वारा भरी जा रही हैं? इन सभी बातों का ये जांच करते हैं, निगरानी करने का कार्य करते हैं। और कितना संवैधानिक प्रावधान या जो विधिक प्रावधान है उनका क्रियान्वयन किया जा रहा है, इस बात की ये मूल्यांकन करते हैं। तो पहला प्रावधान वैसा ही है जैसे SC/ST आयोग का है। इसमें कीवर्ड क्या है? संवैधानिक प्रावधान या संवैधानिक रक्षा उपाय। रक्षा उपाय का मतलब इनके हितों की सुरक्षा के लिए जो प्रावधान किए गए उनको क्या बोलते हैं? सेफ गार्ड बोलते हैं। जैसे भाई आरक्षण दे देना, छात्रवृत्ति के प्रावधान कर देना, है ना, इनके लिए हॉस्टल बनाना, इस प्रकार के जो कार्य हैं वो इनके रक्षा उपाय होते हैं, सेफ गार्ड होते हैं। तो पहला कीवर्ड है। दूसरा कीवर्ड भी वैसा ही है, शिकायतों की जांच करना। किसकी शिकायतों की जांच करना? सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के अधिकारों की हनन की शिकायतों की जांच करना। ये जो आयोग किसके लिए बना हुआ है? ये आयोग बना हुआ है सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए, इन वर्गों के लिए आयोग बना हुआ है ना। तो शिकायतों की भी जांच किसकी करेगा? ये इन्हीं वर्गों की शिकायतों की जांच करेगा, इन्हीं वर्गों के संवैधानिक प्रावधानों को देखेगा, इन्हीं वर्गों के सामाजिक आर्थिक विकास की बात करेगा, इन्हीं वर्गों के कल्याण की बात करेगा, है ना, इन्हीं वर्गों से संबंधित परामर्श देगा, है ना। तो ये बात तो जैसा SC/ST आयोग में वैसी है। तो शिकायतों की जांच किसकी करता है? ये अधिकारों के हनन की। भाई इनके जो अधिकार दिए गए हैं उनका कहीं हनन तो नहीं हो रहा है तो जो शिकायत की गई उनकी जांच करना, शिकायतों का समाधान भी करते हैं और शिकायतों के निवारण के लिए पुलिस को निर्देश देना हो या प्रशासन को निर्देश देना हो, वो काम भी इनके द्वारा किए जाते हैं। प्रशासन या पुलिस को निर्देश भी दिए जाते हैं शिकायतों का समाधान करने के लिए। केवल शिकायतें सुनते नहीं हैं, शिकायतों का समाधान भी करते हैं।
तो वही कार्य हैं, बस आपको ये कीवर्ड ध्यान में रखने हैं। और इसमें अगला कीवर्ड क्या है? सामाजिक आर्थिक विकास में भागीदारी। एससी आयोग में भी आपको ये बताया था सामाजिक आर्थिक विकास में भागीदारी, एसटी आयोग में भी ये बताया था। तो एससी आयोग, एसटी आयोग और पिछड़ा वर्ग आयोग, तीनों की संरचना कार्य एक समान है। एक आयोग को याद कर लीजिए, तीनों में वही चीज अप्लाई कर दीजिए। तो सामाजिक आर्थिक विकास के सहयोग के लिए क्या करता है? ये भागीदारी करता है और सलाह देता है। सलाह किसको देता है? ये आयोग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन काम करता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का पार्ट होता है, इस मंत्रालय के अधीन ये काम करता है। तो सलाह भी इसी को देगा। किसके बारे में देगा? इन वर्गों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए सलाह देगा। और इन वर्गों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जो योजना बनाई जाएगी उसमें ये योजना निर्माण में भागीदारी करेगा, है ना? किसके साथ? और सलाह किसको देगा? इस मंत्रालय को देगा। क्यों? क्योंकि इस मंत्रालय के अधीन ये आयोग कार्य करता है। और चौथा कार्य क्या है इसका? सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के कल्याण, संरक्षण और विकास हेतु कोई अन्य उपायों की भी सिफारिश करता है। इनके अलावा और क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं इनके विकास के लिए, उनकी सलाह भी ये देता है। और इसके बाद में ये परामर्श देता है। किसको देता है? केंद्र की सरकारों को और राज्यों की सरकारों को। किसके बारे में? सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के नीति निर्माण के बारे में। अगर राज्य की सरकारें और केंद्र की सरकारें वो नीति निर्माण कर रही हैं, नीति निर्माण किसके लिए कर रही हैं? सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के लिए। तो इन वर्गों के लिए जो नीति निर्माण करती है ना, तो राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार इनसे परामर्श लेती हैं। इस आयोग से क्या लेती हैं? वो परामर्श लेती हैं और आयोग परामर्श देता है। किसको देता है? केंद्र और राज्य की सरकार को। केंद्र राज्य सरकार को परामर्श क्यों देता है? क्योंकि केंद्र और राज्य की सरकारें होती हैं वो सामाजिक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के विकास के लिए नीति का निर्माण करती हैं, तब वो इस आयोग से परामर्श लेती हैं। क्यों आयोग से परामर्श क्यों लेती हैं? क्योंकि आयोग में जो सदस्य होते हैं ना, वो सामाजिक और पिछड़े वर्गों के हितों के विशेषज्ञ होते हैं, उनके हितों के बारे में ज़्यादा जानने वाले लोग होते हैं। अब मंत्रालय में कौन बैठे? मंत्रालय में आईएएस अधिकारी बैठा है, पॉलिटिशियन बैठा है। आईएएस अधिकारी तो एक सामान्य जानकारी वाला व्यक्ति होता है, विशेषज्ञ नहीं होता है। भाई आईएएस अधिकारी तो कभी सामाजिक न्याय मंत्रालय में कार्य करेगा, वही आईएएस अधिकारी रक्षा मंत्रालय में काम करेगा, वही आईएएस अधिकारी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में काम करेगा, वही आईएएस कृषि मंत्रालय में काम करेगा, वही आईएएस चिकित्सा विभाग में काम करेगा। तो क्या एक व्यक्ति को इतनी जानकारी हो सकती है क्या? सब चीज़ों का विशेषज्ञ हो सकता है क्या? इसलिए मैंने आपको कहा कि आईएएस अधिकारी सामान्य जानकारी रखने वाला व्यक्ति होता है, लेकिन जो आयोग के जो सदस्य और अध्यक्ष होते हैं वो इन वर्गों के बारे में विशेष जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ लोग होते हैं। इसलिए इस आयोग से परामर्श लिया जाता है, इसीलिए आयोग सलाह देने का कार्य करता है। तो ये अनुसूचित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्य हैं। और वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? गंगाराम अहीर, हंसराज गंगाराम अहीर, हंसराज गंगाराम अहीर वर्तमान में पिछड़ा वर्ग आयोग के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। और ये आयोग किसके लिए बना हुआ है? सामाजिक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए बना हुआ है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? एससी आयोग का अध्यक्ष तो कौन है? और एसटी आयोग का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इनके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है भाई? एसटी आयोग के अध्यक्ष हैं अंतर सिंह आर्य, और इसके हैं किशोर मकवाना। ये इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं।